इन्वेस्टमेंट पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल, PolicyX.com के फाउंडर CEO नवल गोयल जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और जैसा कि हम सब जानते हैं पंकज जी, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो दर्शकों के सवाल लें और बाकी चीज़ों पर हम बात करें। मुझे ये बताएं, सिगरेट नहीं पीने के अच्छे इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस दोनों? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो उसका बड़ा इफेक्ट है कि हेल्थ अच्छी रहेगी अगर स्मोकिंग नहीं करेंगे। तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो शायद इंश्योरेंस की जरूरत ना पड़े या कम पड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। लेकिन साथ में ये जानना बहुत जरूरी है, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो प्रीमियम होता है वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि प्रपोजर जो है वो स्मोक करता है या नहीं करता है। तो एक बहुत इमीडिएट जो बेनिफिट मिलेगा वो ये बेनिफिट मिलेगा कि यदि कोई नॉन स्मोकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करता है तो उसका प्रीमियम थोड़ा कम होगा कंपेयर टू उन लोगों के जो कि स्मोक करते हैं। तो इसके लिए स्मोकिंग ना करें और इस नो स्मोकिंग नो टोबैको डे पर ये प्रण भी लें कि अगर जो करते हैं वो छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। नवल, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता ही है कि अपने प्रीमियम रेट्स काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी डेटा देखने के बाद तय करती है। तो अगर जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम में अगर 50% का फ़र्क आता है स्मोकिंग के करने पे, तो डेफिनेटली लोगों को समझना चाहिए कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है वो 50% बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं उनको ये एक संकेत है कि स्मोकिंग काफ़ी हार्मफुल है और सच में जानलेवा है, और वो डेफ़िनेटली उनको स्मोकिंग छोड़ने का प्रण लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के लिहाज से नवल, नॉन स्मोकर्स के लिए प्रीमियम कितना कम हो जाता है? जी, हमने एक रिसेंटली स्टडी किया था, तो मैं आपको थोड़ा डेटा ही बता देता हूँ कि स्मोकर और नॉन स्मोकर जो प्रीमियम में डिफरेंस हमने देखा, वो कम से कम 50% के लगभग का था। तो बेसिकली अगर नॉन स्मोकर ₹100 देता है, तो स्मोकर ₹150 प्रीमियम देता है उसी चीज़ का। और ये अक्रॉस एज ग्रुप्स देखा था, अक्रॉस जेंडर हमने देखा था इस रिसर्च में। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर कम से कम ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाएं, आप एक नॉन स्मोकर हैं, तो यहाँ पर आपके फ़ायदे की बात। लेकिन पंकज जी, कोई नॉन स्मोकर होने के बाद अगर अचानक से स्मोकर हो जाता है तो क्या उनका प्रीमियम बढ़ जाता है? क्या उनको इंश्योरेंस कंपनी को इस डेवलपमेंट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए? नहीं कविता, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी जिस वक्त आप प्रपोज कर रहे हैं उस वक्त देखा जाता है कि क्या क्या बातें वहां पर एप्लीकेबल हैं। लेकिन लाइफ में उसके बाद में कोई भी चेंजेस आते हैं उसके बारे में एज पर इंश्योरेंस एक्ट या इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ना तो बताने की जरूरत होती है और ना ही उससे प्रीमियम कम या ज्यादा होता है। तो जिस वक्त कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस के लिए प्रपोज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, उस वक्त पर उसका हेल्थ स्टेटस या लाइफस्टाइल क्या है वो बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो लेकिन बाद में ये सोचकर, क्योंकि आपने सवाल डायरेक्ट पूछा है, तो ऐसा ना सोचे दर्शक कि उस वक्त पर अगर वो ना बताएं फिर बाद में करते भी हों। लेकिन नॉन डिस्क्लोजर अगर आप करते हैं तो बताना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं करते हैं और बाद में शुरुआत की तो बताने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगा कि आप नहीं करते हैं तो आगे भी ना करें, वो अच्छा है। नवल, इस तरह से क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत आ सकती है क्या स्मोकर्स या नॉन स्मोकर्स की, अगर वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं तो? नहीं, इस केस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो जनरली क्लेम रिजेक्शन होगा वो इस बेसिस पे हो सकता है कि आपने प्रपोजल भरते वक्त कुछ झूठ बोला इंश्योरेंस कंपनी को। तो अगर वो सच में नॉन स्मोकर थे एट द टाइम ऑफ फिलिंग द प्रपोजल, तो इसमें कोई क्लेम रिजेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि क्या है स्मोकिंग छोड़ने के फ़ायदे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस आपके
फायदे की बात, लेकिन इस बीच हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं, एक एक करके उन्हें भी शो में शामिल करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं सागर फोन लाइन पर। सागर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए, आपका सवाल टर्म इंश्योरेंस पर है? जी। आपने लिया है कि लेना चाहते हैं? जी, लिया हुआ है। अच्छा, किस कंपनी का है? जी, टाटा AIA लाइफ। ओके, सवाल बताइए। मैम, सवाल मेरा ये है कि अगर 3 साल लगातार हम उसमें पेमेंट कर रहे हैं, जैसा जब ड्यू होता है हमने पेमेंट कर दिया, उसके बाद मान लीजिए किसी भी कारणवश क्या क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? कंपनी को राइट है कि 3 साल प्रीमियम लेने के बाद वो रिजेक्ट कर दे कि नहीं भाई रिजेक्ट हो गया किसी भी रीजन से? चलिए, सब चीज मैंने बहुत केयरफुली भरा है उसमें। हाँ, और सब कुछ जो ट्रू है वही बताया है। बिल्कुल सही काम किया। ये सबसे पहली एक सलाह है जो हम देते हैं दर्शकों को और तमाम लोगों को जो इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आपकी जानकारी, आपकी हेल्थ हिस्ट्री सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्लेम रिजेक्ट होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन नवल, आप समझाइश देना चाहेंगे? जी, सो इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ भी गलती नहीं करी है भरते वक्त। तो डेफिनेटली क्लेम रिजेक्शन का कोई स्कोप नहीं है। और अगर बाई चांस मान लीजिए कि कुछ गलती हो भी गई हो, तो भी अगर 3 साल तक प्रीमियम भर दिया जाए, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये पहले के टाइम पे ये हो सकता था, बट कुछ समय पहले कोर्ट ने फैसला लिया था कि 3 साल तक अगर किसी ने प्रीमियम भर दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली इनको किसी भी सिचुएशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका क्लेम डेफिनेटली क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इनको। सागर, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर, ये जो आपने जिक्र किया कि कोर्ट का ऑर्डर था ऐसा, उसका सर कुछ रेफरेंस मिल सकता है? मतलब हम अपने नॉमिनी के लिए वो लगा के रखेंगे, ईश्वर ना करे कभी जरूरत पड़ेगा तो उसका रेफरेंस लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। आप गूगल करेंगे तो आपको ना, जैसे अगर आप गूगल में टाइप करते हैं कि 3 ईयर क्लेम रिजेक्शन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ पॉलिसी, तो आपको मिल जाएगा। बट ये जान के खुशी हुई कि काफ़ी लोगों में इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है और वो इतना प्रिपेयर कर रहे हैं कि नॉमिनी को इस तरह के लिंक्स देके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको गूगल करने पे काफ़ी सारे ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें कोर्ट ने फैसला लिया हुआ है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो दस्तावेज हैं, जो आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, समय आने पर क्या आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कविता, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आपको किसी ऐसे ग्राउंड पर कि मेडिकल ग्राउंड पर या फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिकल टेस्ट करवाया है या नहीं करवाया है, ये उनकी जिम्मेदारी थी उस वक्त। और यदि उस आधार पर मतलब करवाया है और उसमें कुछ नहीं पाया गया और बाद में निकला, तो उनकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है। और अगर उन्होंने आपसे मेडिकल इंश्योरेंस टेस्ट नहीं करवाया था, तो भी उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए इस ग्राउंड पर अनटिल अनलेस कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, तो उस केस में पॉलिसी आपकी वॉइड हो सकती है या क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर जैसा आपने कहा कि सब कुछ आपने डिस्क्लोज किया हुआ है, तो फिर कोई भी चांस नहीं है कि भगवान ना करे अगर जरूरत पड़े तो क्लेम हो और वो रिजेक्ट हो, ऐसी कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। साथ ही पंकज जी, आपसे ये भी समझना है कि अक्सर लोग जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो को एक बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना मानते हैं जब वो अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जा रहे हो। ये कितना सही है, कितना गलत है? जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली क्लेम रेशियो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसको समझना, इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है या IRD की जो रिपोर्ट आती है, उसमें क्लेम सेटलमेंट का ये मतलब नहीं है कि डेथ क्लेम कितना है और मैच्योरिटी क्लेम कितना है। तो जनरली जब आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो बोलते हो, हम यदि LIC की बात करें, तो LIC के पास में क्योंकि उनकी सेविंग कम इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, और वहां पर जो मैच्योरिटी क्लेम होते हैं बहुत सेटल हुए होते हैं, जो कि आसानी से सेटल हो ही जाएंगे मैच्योरिटी पर। तो इस केस में जब आप देखते हो कि एक नई इंश्योरेंस कंपनी है,
उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम है, और आप देखते हो कि LIC या चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो या HDFC पुरानी कंपनीज हैं, उनका ज्यादा आएगा। तो इसके लिए आप सिर्फ उसको आधार ना माने, आप वहां पर क्या देखें कि उसके अंदर बड़े क्लेम कितने पास हुए हैं और जो बचे हुए हैं, क्योंकि आप रिपोर्ट देखेंगे तो देखने को मिलता है कि कितने क्लेम आए और उसमें से कितने पेंडिंग हैं, और जो पेंडिंग है उनका सम एश्योर्ड कितना है। तो अगर कोई कंपनी लार्ज सम एश्योर्ड को पेंडिंग रख रही है और छोटे क्लेम पास कर रही है, तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट थे या जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट थे, उनके मैच्योरिटी क्लेम सेटल हुए हैं। तो ज्यादातर जिनमें बड़े क्लेम पास हुए हैं, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है। और दूसरी बात, हमेशा पॉलिसी लेते समय आप ध्यान रखें, मैंने जिक्र किया LIC का, वो एक अलग बात है, क्योंकि इसलिए कहा कि वहां पर ज्यादा करके टर्म इंश्योरेंस कम बिकता है और बाकी पॉलिसी ज्यादा बिकती है। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि आप जिस कंपनी का इंडिया में लंबी अवधि से, चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो या HDFC टाटा हो, जिनका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है इंडिया में, उन पे आप ज्यादा भरोसा करें, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए सागर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अभी आपका जो सवाल था उस पर सलाह मिल गई है, और वो तमाम दर्शक जो अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं उनको समझ में आ गया है कि कैसे सही तरह से आपको क्लेम पर रेशियो को ध्यान में रखना चाहिए। और इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों से बातचीत जारी है, और साथ ही एक अहम बात, LIC ने जो बीमा रत्न पॉलिसी लॉन्च की है उस पॉलिसी की डिटेल्स भी देंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाए उससे पहले आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर देते हैं, जहां पर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज फोकस इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों मुद्दों पर है, और दर्शकों से हम जुड़े उससे पहले वो नंबर जहां पर हम आपके सवाल शो में शामिल करते हैं, एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर सवाल भेजकर आप शो में हिस्सा ले सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर लिखित रूप में आप अपना सवाल हमें भेजें, और अगर आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो के रूप में शूट करके भी हमें भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मेरे साथ पंकज मटपाल, नवल गोयल हमारे मेहमान बने हुए हैं। अगले दर्शक हितेश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, जिन्होंने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए हुए हैं। हितेश, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से ही बोल रहे हैं, 33 साल की आपकी उम्र है। क्या करते हैं हितेश? मैं IT में जॉब करता हूँ, एज वेल एज माय वाइफ भी IT में जॉब करती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यस, तो पिछले 5 साल से हम PPF में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1.5 लाख मतलब 3 लाख दोनों का मिला के। और इसके अलावा मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया है 50 लाख का फॉर माय वाइफ एंड मी। और हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है कंपनी का, 10 लाख का है कवर, लेकिन फिर भी मैंने 5 लाख का पूरे मेरे फैमिली का, मतलब किड, वाइफ और मेरा लिया है 5 लाख का। दोनों टाटा के इंश्योरेंस है। ओके। तो अभी एक्चुअली मेरे 2 लक्ष्य हैं कि हम EMI और बाकी की सब चीज़ें छोड़ के मैं 1 लाख बचा पाता हूँ, सब चीज़ छोड़ के। तो मेरा सवाल है कि एक जो है मेरे 2 एक्चुअली लक्ष्य है। पहला है कि रिटायरमेंट अगले 15 साल में, मतलब 15 साल के बाद भी मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी चॉइस का रहेगा, तो मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। और दूसरा गोल है बच्चे की एजुकेशन। करंटली जो एजुकेशन मैं चाहता हूँ उसके लिए ऑलमोस्ट 18 लाख लग रहा है। तो अगले 16 साल के बाद उसके जो भी ये होगा, मतलब जो भी इंक्रीमेंट होगा 6 या 7% के हिसाब से ग्रोथ होगी, उस हिसाब से कितना उसके लिए पैसा लगेगा और मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा। अभी की मेरी जो कुल मिला के ऑलमोस्ट 38,000 मुझे हर महीने लगते हैं। तो कितना मुझे कॉर्पोरेट जमा करना होगा 15 साल में, और 1 लाख में हर मंथ सेव करके वो हो पाएगा क्या निवेश? ठीक है, 15 साल आपने कहा ना? ठीक है। तो जो आपने अपने लिए इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है वो ईच 50 लाख का है कि दोनों का मिला के 50 लाख का है? ईच 50 लाख का है। ईच 50 लाख है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक लक्ष्य आपका
बेटे की पढ़ाई के लिए 50 लाख वो ही सेम लक्ष्य है ना जो आपने हमें दिया है? यस। चलिए, तो पंकज जी, यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स हैं आपके पास ऑलरेडी। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हितेश को? नहीं, मैं पहले बताना चाहूंगा जो इन्फॉर्मेशन अभी उन्होंने शेयर की उसके हिसाब से, जी। और फिर आगे का कोई सवाल होगा जरूर उसको लूंगा। तो पहली बात रितेश जी ये है कि रिटायरमेंट आपने कहा है कि 14 साल के बाद आप 33 इयर्स ओल्ड हैं, यानी कि बहुत ही यंग एज में 47 इयर्स की एज होगी उस वक्त पर आपकी, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट चाहिए। तो उसके बाद क्या है कि लाइफ बहुत लंबी होती है और काफी साल होंगे पोस्ट रिटायरमेंट के लिए। तो आपने जो लक्ष्य लिया है अभी कि 2 करोड़ रुपए 47 की एज में, यानी कि आपसे 14 इयर्स के बाद रिटायरमेंट के लिए और बच्चे के एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपीस, आप यदि 1 लाख रुपया महीना निवेश करते हैं, और मैं आपको इक्विटी फंड्स में निवेश करने की सलाह दूंगा, तो अगर एज्यूम करूं 12% का एक CAGR, तो आप आसानी से इस नंबर को अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, यह आसानी से हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 47 के बाद यदि मैं ये सोचूं आप 100 साल जिएंगे, तो आपको बड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी, 2 करोड़ से काम नहीं चलेगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि आप समय के साथ, शुरुआत के लिए 1 लाख अच्छा अमाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय के साथ इसको बढ़ाते रहिए और लक्ष्य रखिए कि 47 या 50 इयर्स की एज में यदि रिटायरमेंट सोच रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ ऐसा सोच रहे होंगे डेफिनेटली, तो उस वक्त पर करीब करीब, क्योंकि आपकी अगर इनकम अच्छी है तो आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, उस बात के हिसाब से करीब करीब मैं कहूंगा कि 6-7 करोड़ रुपए का आपका लक्ष्य होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से जो संभव है। मैं यहाँ पर आपको थोड़े से स्कीम भी बता देता हूँ, क्योंकि यदि आप 1 लाख रुपए शुरुआत कर रहे हैं तो एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और मैं कहूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसको शामिल कीजिए। इस समय के अनुसार भी वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा और लंबे समय के लिए भी बेहतर है। और कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है। PGIM इंडिया मिड कैप फंड, इसको आप शामिल कीजिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, लंबे समय के अनुसार ये भी अच्छा रहेगा। और क्वांट एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप फंड है, तो ये फंड्स की मैं सलाह दूंगा, इन फंड से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, इनमें SIP कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि बच्चे के एजुकेशन के लिए भी, रिटायरमेंट के लिए भी समय के साथ थोड़ा सा बढ़ाते रहिए तो बेहतर रहेगा। और साथ में एक लास्ट चीज मैं और कहना चाहूंगा मेरी तरफ से कि लाइफ कवर थोड़ा और बढ़ाइए। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कह रहे हैं इनके पास 1 लाख रुपए है लगभग निवेश करने के लिए, तो किस प्रपोर्शन में करना होगा इनको पंकज जी? इसकी मैंने बताई में इक्वल डिवाइड कर दें तो अच्छा है, क्योंकि ये सब इस तरह से लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, सभी तरह के स्कीम्स मैंने सुझाई हैं, और उनका एलोकेशन कैसा है वो भी लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि सब में इक्वली डिवाइड कर दें आप। हितेश, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं मैम, थैंक्स अ लॉट, आप बहुत अच्छी तरह से बताया, एंड हेड्स ऑफ टू योर दिस प्रोग्राम, एक्चुअली बहुत इंफॉर्मेटिव है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच हितेश, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेंगे महेश कुमार जी का, और इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। LIC की बीमा रत्न पॉलिसी के बारे में ये जानना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं और इसके क्या फीचर्स हैं, और बाकी तमाम जो पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं उसके मुकाबले ये पॉलिसी कितनी अलग है। तो नवल, ये पॉलिसी किस कैटेगरी में आती है? जी, ये एक नॉर्मल सेविंग्स प्लान है, बेसिकली नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, जिसमें आपको एक तरह से डेथ बेनिफिट भी मिलता है जब तक पॉलिसी चल रही है। उसके अलावा मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। अगर डेथ नहीं होती है तो आपको 100% ऑफ द सम एश्योर्ड पॉलिसी के एंड में मिलता है लास्ट के 2-3 सालों में। सो बेसिकली एक नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान की तरह नॉर्मल प्लान है ये। इसमें कोई डेथ बेनिफिट के रूप में आपको बहुत बड़ा कोई टर्म इंश्योरेंस के लेवल का इंश्योरेंस अमाउंट नहीं मिलता। सो सेविंग्स पर्पस के लिए ये सही प्लान है। जैसे आप टैक्स सेविंग पर्पस के लिए करना चाहें तो इसमें 1.5-2 लाख रुपए का सालाना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको सम एश्योर्ड के मोटा मोटा 5 से 7 गुना सम एश्योर्ड आपको मिल जाता है। पंकज जी, आप कैसे समझाएंगे इसको? कविता, देखिए ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, तो डेफिनेटली पहली बात
इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट साथ में रखेंगे तो कभी बहुत फायदा होगा नहीं। और स्पेशली इस पॉलिसी की अगर बात करूं कि जहां पर नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि यहाँ पर बोनस भी डिक्लेयर नहीं होगा, एक गारंटीड यहाँ पर आपको एडिशन मिलेगा और एडिशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस पर आपके जो रिटर्न्स हैं, यदि ये मार्केट लिंक प्लान होता तो भी आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते थे, या फिर ये इसे बोनस डिक्लेयर होता तो वहां भी उम्मीद होती। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब ना तो मार्केट लिंक रिटर्न मिलेंगे, ना ही इसमें बोनस डिक्लेयर होगा, तो ऐसी पॉलिसी में मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होगी इसमें पैसा लगाना। और ये बेसिकली सेविंग्स के हिसाब से प्रमोट की जाती है कि थोड़ा पैसा बचाइए और सेविंग्स कीजिए, बट मैं सलाह हमेशा देता हूँ सेविंग करनी है तो आपके पास और भी दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेविंग्स के, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो पॉलिसी है वो लगभग 15, 20 और 25 साल के लिए मिलती है। अगर कोई 15 साल तक के लिए इसको लेना चाहते हैं तो प्रीमियम जो है 11 साल तक देना होगा, 20 साल के लिए लेते हैं तो 16 साल तक देना होगा, 25 साल के लिए लेते हैं तो 21 साल तक देना होगा। ये प्रीमियम कितना ज़्यादा या कितना कम होगा नवल इस पॉलिसी का? जी, ये सेविंग्स प्लान है, तो प्रीमियम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। उसके बिहाफ पे आपका सम एश्योर्ड डिसाइड हो जाता है और आपको मैच्योरिटी अमाउंट डिसाइड हो जाता है। तो बेसिकली ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें ये नहीं है कि आपकी एज के अनुसार कुछ प्रीमियम सम एश्योर्ड पहले आप चूज करेंगे फिर प्रीमियम कैलकुलेट होता है। यूजुअली उल्टा चलता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उसके बिहाफ पे आपका एक सम एश्योर्ड कैलकुलेशन चलती है और उस हिसाब से आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाती है। तो आप चाहे तो 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं और लाख रुपए भी कर सकते हैं। पंकज जी, यहाँ पर प्रति 1,000 रुपए के निवेश पर 50 रुपए का बोनस मिलेगा, ऐसा लिखा गया है। जी, ये मतलब गारंटीड एडिशन है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं कि कंपाउंडिंग नहीं होती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि 50 रुपए है तो मतलब अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग नहीं होनी है, आप समय के साथ आज मान लीजिए 10,000 भरा, कल आपका प्रीमियम टोटल मिला के 1 लाख हो गया, लेकिन आपको जो सम एश्योर्ड में जो एडिशन मिलना है वो उतना ही मिलना है। तो लॉन्ग टर्म में जब आप उसका IRR कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि रिटर्न्स यहाँ पर बहुत ही कम है। और जैसा अभी आपने जिक्र किया था कि लिमिटेड प्रीमियम, ये सुनने में अच्छा लगता है कि 21 साल की पॉलिसी है और मैं 16 साल भर रहा हूं या जो भी, मतलब एक कम साल भरना होता है और पॉलिसी का जो कवर होता है वो ज्यादा होता है। बट समझना यह है कि इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद पैसा आपको दे नहीं रही है। जो आपने 10 साल भरा उसके बाद कुछ साल तक वो पैसा उनके पास ही रहेगा और उसके बाद मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको उसमें बहुत बड़ा फायदा नहीं है इस चीज को समझने में कि प्रीमियम आप कुछ साल भर रहे हैं। तो कुल मिला के यही है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये सेविंग प्लान है। बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट वर्ड इसके लिए यूज ना करें, मेरे हिसाब से तो बेहतर है सेविंग प्लान है, और जिस पर आपको बहुत ही लिमिटेड रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। लिमिटेड रिटर्न्स का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बोली जा रही है कि ये रिस्क फ्री भी है। तो एक तो मेरे ख्याल से एक इन्फ्लेशन का रिस्क है यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी कमाई होगी वो शायद महंगाई को मात नहीं दे पाएगी। लेकिन पंकज जी, लिमिटेड रिटर्न्स और नो रिस्क, क्या ये कोई प्रोडक्ट में हो सकता है? देखो, ये बात सच है कि यहाँ पर रिस्क, मतलब जो आपने बात की कि समय के साथ इन्फ्लेशन रिस्क, वो एक अलग बात है। बाकी आपका पैसा जो है वो मिलेगा, वो एक यहाँ पर रिस्क नहीं है कि पैसा डूबेगा। लेकिन ऐसा तो आप फिर बैंक में FD भी कर सकते हैं, आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सुकन्या समृद्धि योजना में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में कर सकते हैं, उनके रिटर्न्स इससे बेहतर हैं। तो फिर यदि मैं सिर्फ सेविंग्स के हिसाब से यहाँ पर ध्यान दूं तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। जब हम इंश्योरेंस की बात करें तो पहला मकसद होना चाहिए कि वहां पर लाइफ कवर कितना मिल रहा है। और नवल जी ने बहुत सही अभी समझाया है यहाँ पर कि यहाँ पर लाइफ कवर के हिसाब से प्लान है ही नहीं, ये आप सिंपल पहले सेविंग्स के हिसाब से ले रहे हैं और उसका एक नंबर ऑफ टाइम्स आपको कवर मिल रहा है। तो फिर सेविंग्स के हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस में जाने की बजाय आपको पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम है वहां पर सेव करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे तमाम डिटेल्स LIC की बीमा रत्न पॉलिसी के बारे में, और महेश कुमार जी फोन लाइन पर तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन्हें समझ में आ गया है कि इस पॉलिसी को स्किप ही करें तो बेहतर है। इमरान सिद्दीकी क्या फोन लाइन पर हमारे साथ है?
चलिए, मनीष कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस रिन्यूअल के बारे में है। ओके। मैंने कुछ साल पहले फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था। हाँ हाँ। 5 लाख कवर के लिए, और वो टाइम 12,000 ये प्रीमियम था। और फिर भी अभी कुछ सालों के बाद वो एज ग्रुप बढ़ गया करके अभी मेरा प्रीमियम आ रहा है 33,000, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स। सो मतलब इतना तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते एक्चुअली, इतना बड़ा प्रीमियम। और ये प्रीमियम मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आइदर वी बाय इट और लीव इट। और मतलब मैंने इसके लिए लिया क्योंकि हमारा तो कंपनी का भी कवर है, बट जैसे बोलते हैं जल्दी उम्र में लेगा तो कम इंश्योरेंस आता है प्रीमियम, इसके लिए लिया था। तो अभी तो इसका कोई मतलब मुझे बेनिफिट कुछ लग नहीं रहा है पहले लेने का। और ऐसे लगता है जैसे चीट हो रहा हूँ मैं कि 3 टाइम्स प्रीमियम कैसे हो सकता है। ओके, हर कुछ इसमें 10-15% बढ़ता है, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन 3 गुना कैसे हो सकता है? और इसका मतलब कोई रेजोल्यूशन है क्या? मेरे ख्याल से मनीष, आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये पिंच तो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रीमियम ऊंची कीमतों का दे रहे हैं। तो नवल, ये तो सरासर एक महंगाई की मार है और यहाँ पर एज अ स्ट्रैटेजी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनको समझा सकते हैं कि प्रीमियम क्यों बढ़ा है। जी, सो काफी लोगों के ये ग्रीवियंसेस आते हैं हमारे पास कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम सडनली बढ़ गया। तो एक चीज जो हमने ऑब्जर्व की है पिछले 5-7 सालों में, वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी कई बार काफी सालों तक प्रीमियम बढ़ाती नहीं है और अचानक से फिर 30-40% का इंक्रीमेंट करती है, जिसको हम कहते हैं कि इरेटिक प्राइस इंक्रीज है। मतलब उसकी वजह अगर वो एक एक्सपेक्टेशन सेट करे कि 6-8% जो इन्फ्लेशन रेट है, क्योंकि आज हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मेडिकल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है हर साल। तो इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम के कॉस्ट है वो हर साल बढ़ रहे हैं। इसी वजह से उनको इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सम एश्योर्ड के साथ-साथ अगर वो प्रीमियम नहीं बढ़ाते तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से प्रीमियम के रेट्स बढ़ते हैं। लेकिन हम ये सलाह देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज को कि आप प्रीमियम बढ़ाएं, बट हर साल एक एक जेन्युइन परसेंटेज बढ़ाए, ना कि एक साथ इरेटिक परसेंटेज बढ़ाए। तो ये IRDA ने भी काफ़ी इस पे सजेशंस दिए हैं अपने। तो डेफिनेटली इसमें आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं रेगुलेटरी फ्रंट पे भी। कस्टमर के एंड पे वो कुछ कर सकते हैं तो वो यही है कि वो अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। वो मार्केट में देख सकते हैं कि और कौन सी कंपनीज उनको सस्ते में प्लान देने के लिए रेडी है और उनसे चूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी नहीं है तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बट वो कंटिन्यू ही करें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। और वो आई थिंक उनको ये एक्सपेक्टेशन अपने माइंड में सेट करना होगा कि 6-8% हर साल उनका प्रीमियम इंक्रीज होना ही है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मेडिकल कॉस्ट की आने की। तो डेफिनेटली एक तो एज की जो इंक्रीमेंट है और दूसरा एक इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट, ये दोनों मिला के कम से कम 8 से 10% का इंक्रीमेंट वो एक्सपेक्ट करें हर साल। अच्छा मनीष जी, आपने यहाँ पे यूलिप पर भी एक सवाल पूछा है, क्या है वो? हाँ, मेरा वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और एक सवाल था। हाँ, पूछिए। मैंने ये पोर्ट करने का भी कोशिश किया। मुझे स्टार हेल्थ 33,000 के बजाय 24,000 में दे रहे हैं, लेकिन उसमें वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज नहीं कवर हो रहा है। तो फिर पोर्टेबिलिटी का फायदा क्या हो गया? बोलते हैं अभी डायबिटीज हो गया आपको तो उसका अलग से प्रीमियम शायद वो चार्ज करेंगे। तो फिर पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ फिर? नवल? नहीं, बिल्कुल पोर्टेबिलिटी में डेफिनेटली आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवरेज मिलना चाहिए। शायद ये कोई नई डिजीज होगी जो वो अंडरराइट नहीं करना चाहते, बट अगर आपकी जो पॉलिसी लेने के वक्त में जो भी डिजीजेस आपने डिक्लेयर किया था, वो डिजीजेस को हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। और वो डिजीजेस आप जब पोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसका वापस से वेटिंग पीरियड स्टार्ट नहीं होता है। तो शायद ये जो आप कह रहे हैं ये कोई नया कंडीशन होगा।
चलिए, इनका यूलिप पर भी एक सवाल है नवल, क्या इनको यूलिप लेना चाहिए फिर? डेफिनेटली यूलिप मतलब मार्केट में आज के दिन सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, अगर इनका प्रोटेक्शन पार्ट कवर हो गया है, तो अगर उसके अलावा इनके पास पैसे बचते हैं तो यूलिप एक अच्छा ऑप्शन है टैक्स सेविंग के लिहाज से। और उसके बाद जो टैक्स सेविंग होने के बाद आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सो म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का अगर आप यूलिप से कंपैरिजन करें, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स यूलिप के ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो मनीष। और पंकज हमारे साथ अब फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए। मैडम मैं पोर्टफोलियो का थोड़ा एसेट एलोकेशन का रिव्यू लेना चाहूंगा। मेरे पास 6 फंड है। उसमें पराग पारिक का है, उसमें 3000 का SIP है। और PGIM फ्लेक्सी कैप है, उसमें 2000 का है। PGIM मिड कैप है, उसमें भी 2000 का है। क्वांट का एक्टिव फंड है, उसमें 2000 का SIP चालू है। और मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप, उसमें 2000। और क्वांट का एब्सोल्यूट फंड एक हाइब्रिड वाला, तो उसमें भी 2000 है। तो मेरा एसेट एलोकेशन क्या 20 इयर्स के लिए सही है, लॉन्ग टर्म के लिए? पंकज जी। ये पंकज जी, आपके पोर्टफोलियो में सारी स्कीम अच्छी हैं। एक आपने हाइब्रिड स्कीम ली हुई है, क्वांट एब्सोल्यूट फंड। बाकी सारे जो हैं वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं और अच्छा एलोकेशन है। तो बिल्कुल आप इनके साथ बने रहिए। लेकिन आप एक स्मॉल कैप को मिस कर रहे हैं यहाँ पर। बस आपके पास मल्टी कैप है, तो मल्टी कैप के वजह से थोड़ा सा आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में जा रहा है, बट अलग से स्मॉल कैप फंड आपके पास नहीं है। तो मैं सलाह दूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप या कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ये सलाह रहेगी। दूसरी बात, अगर 13,000 रुपीज पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं और हम 12% का CAGR एज्यूम करें, तो करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास आप 20 साल में इकट्ठे कर पाएंगे। तो आप लक्ष्य देखिए आपको कितनी जरूरत है, उस हिसाब से आप इस अमाउंट को बढ़ाते रहिए। चलिए, शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का। नवल, आप इंश्योरेंस का गुरु मंत्र क्या देंगे? हमने काफ़ी लोगों को देखा है जो इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, बट उनको मिलता नहीं है क्योंकि वो लेट हो गए प्लान लेने में। ऑलरेडी बीमारियां हो चुकी है या एज हो चुका है। तो अगर आपको सच में इंश्योरेंस को लेना है तो आप समय पे लें, जब आप फिट है तब लें, क्योंकि आपको एक अच्छे रेट का बेनिफिट भी मिलेगा और डेफिनेटली डिक्लाइन नहीं होगा आपका प्रपोजल। तो इंश्योरेंस लेना है तो आज ही लें, इसको टालें नहीं। पंकज जी। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी मार्केट में, तो बार बार तो पोर्टफोलियो देखना जरूरी नहीं है, देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन पीरियोडिकल रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है। समय समय पर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। उसका एक फायदा तो ये होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, नहीं तो कई बार रिस्क बहुत बढ़ जाता है पोर्टफोलियो में। और साथ ही समय के साथ, क्योंकि आपके इसमें बहुत सारी स्कीम ऐड हो जाती हैं, तो आपका पोर्टफोलियो डिक्लटर भी हो जाता है। तो समय समय पर वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 6 मंथ आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर करें। चलिए, हमारे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और हम एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं संतोष गोसावी का। और ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 50,000 के 5 प्रीमियम इन्होंने भरे हुए हैं और पॉलिसी के मार्केट बेस्ड होने की जानकारी इन्हें नहीं दी गई है। और अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बने रहें या नहीं। नवल, ऐसा बहुत देखा गया है, जब आपके पास जानकारी नहीं होती चीज़ों की और जागरूकता नहीं होती तो आप गलत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन अब इसमें से क्या इनको निकल जाना चाहिए? जी, अगर इनको रिस्क नहीं लेना है तो निकल सकते हैं। हालाँकि एक तरह से अगर हम अभी देखें तो इनके साथ शायद अच्छा ही हुआ कि मार्केट बेस्ड है ये, क्योंकि पिछले 5 सालों में मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो डेफ़िनेटली इनको फ़ायदा हो गया होगा इस चीज़ से। तो अगर इनके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आगे का इनका रिस्क का क्या एपेटाइट है। अगर इनको लगता है कि 5-7 साल तक रहना है,
तो इनको कंटिन्यू करें, और अगर पैसे की ज़रूरत है अभी 1-2 सालों में, तो ये निकाल के कोई अदर प्लान्स में इन्वेस्ट करें जो रिस्क फ्री हो। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें। आप कोई भी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ख़रीदने जा रहे हो तो आप उसके बारे में होमवर्क करें और कोशिश करें कि किसी गलत प्रोडक्ट में अपनी मेहनत की कमाई को ना फंसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, नवल आपका समय निकाला दर्शकों की, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की और इंश्योरेंस की राह पे उन्हें आगे ले गए। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हमें आपके सवालों का इंतज़ार होता है। आप अपने सवाल इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड हो तो ये सवाल आप हमें 9619873567 पर भेज सकते हैं, और आप चाहें तो अपना सवाल हमें वीडियो रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर।